नमस्कार साथियों, माई सेल्फ हरवीर सराधना, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों देखिए, जैसा कि हमने कल रुधिर हम पढ़ रहे थे और रुधिर में हमने मुख्य सभी चीजें देख ली थी। जैसे रुधिर के दो भाग होते हैं, एक तो रुधिराणु होते हैं जो 40 से 45% होते हैं, प्लाज्मा 55 से 60% होती है। आरबीसी के बारे में 2-3 पॉइंट और देखेंगे। हमने रक्तदान भी देख लिया था और आज हम बची हुई रक्त से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो सारी आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो देखिए साथियों, आपको ध्यान रखना है, जैसे आप सभी को ध्यान देना है। ये क्या है साथियों? तो देखिए ये क्या आरबीसीज है, आरबीसीज, ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं ये हैं साथियों। ये जो दिखाई दे रही है ना आपको, इन्हें क्या कहा जाता है? रुधिराणु कहते हैं। और लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इस तरीके से ये रुधिर के अंदर कण पाए जाते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इनमें एंटीजन पाया जाता है। देखिए आरबीसीज में ही क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसीज में ही क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान से समझना है। आरबीसीज में ही क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। उसके अलावा देखिए आरबीसीज की संख्या और आपको ध्यान रखनी है, लगभग 47 लाख से और 61 लाख, कई बार मिलियन में पूछता है वो, तो आपको 4.7 मिलियन से, क्योंकि 1 मिलियन में कितने 10 लाख होते हैं, तो 4.7 मिलियन से 6.1 मिलियन, ये आपको आरबीसीज की संख्या याद रखनी। आरबीसीज की संख्या कितनी होती है भाई? 4.7 मिलियन से 6.1 मिलियन। वैसे देखा जाए तो 47 लाख से लेकर और 61 लाख, ठीक है, यहां तक ध्यान रखना। उसके बाद देखिए डब्ल्यूबीसीज की, ये देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये सब डब्ल्यूबीसीज है साथियों। और डब्ल्यूबीसीज हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, रोगाणुओं से लड़ने में काम आते हैं। ये डब्ल्यूबीसीज के बारे में हम बता चुके थे, कंप्लीट हम बता चुके, लेकिन आपको कुछ बातें यहाँ से ध्यान रखना है। जैसे देखिए इनकी संख्या आपको ध्यान रखनी है। संख्या कितनी होती है डब्ल्यूबीसीज की? तो ये 5500 से 11,000, 5500 से 11,000, ये आपको इनकी संख्या याद रखनी है। किनकी? डब्ल्यूबीसीज की संख्या याद रखनी है। आज साथियों देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं रक्त का दूसरा भाग। अच्छा, इनके नाम और देख लीजिए। जैसे अच्छा, प्लेटलेट्स की संख्या आपको मैंने और बतानी है। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है साथियों? देखिए 1.5 लाख से 1.5 लाख से और करीब 4.5 लाख, 4.5 लाख, ये प्लेटलेट्स की संख्या होती है। ये बात हम बता चुके कि डेंगू रोग हो जाता है तब प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है, ठीक है। अब यहां पर इनका अनुपात पूछ ले आपसे। जैसे देखिए आरबीसीज, उसके बाद अनुपात प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, क्योंकि सबसे कम संख्या किसकी है? डब्ल्यूबीसी। तो देखिए 600 अनुपात आपको ध्यान रखना है। प्लेटलेट्स का अनुपात कितना आएगा? लगभग जैसे आप भाग दोगे, 1.5 का भाग किस में दोगे? 47 में, तो लगभग कितना आता है? 30 के आसपास। 600 अनुपात 35 आता है लगभग, अनुपात 1। तो ये इनका क्या आता है? रेशो आता है। तो नॉर्मल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साइज की बात कर ली जाए, यहां पर साइज, आकार, साइज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा साइज होता है डब्ल्यूबीसीज का होता है। डब्ल्यूबीसीज का आकार सबसे बड़ा होता है। उससे छोटा प्लेटलेट का होता है, प्लेटलेट्स, और सबसे छोटा आकार होता है आरबीसीज का, आरबीसीज। तो देखिए साथियों, यहां से आपको चीजें ये ध्यान रखनी है कि साइज में आपसे पूछ लिया जाए ना,
तो साइज सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी का होता है, सबसे छोटा होता है आरबीसी का। ठीक है, लेकिन संख्या में आपको उल्टा ध्यान रखना पड़ेगा। संख्या में आपसे पूछ लिया जाए तो संख्या में सबसे ज्यादा होती है आरबीसी। आरबीसी आप खुद ही देख रहे हो, 47 लाख से 61 लाख। उसके बाद दूसरा नंबर आता है 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स उससे कम होती हैं डब्ल्यूबीसी। तो आपको देखिए ये बातें आपको अच्छे से और ध्यान रख लेनी चाहिए विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो साथियों कल हम वैसे कंप्लीट करा चुके थे, कुछ बातें और देखना चाहते हो तो देखिए आरबीसी को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट किसका नाम है, आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट ये वैज्ञानिक नाम है साथियों, ध्यान रख लेना। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप सभी को ध्यान रखना है। यहां पर प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट ये प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम। तो देखिए वैज्ञानिक नाम देखते हैं। आरबीसी का इरिथ्रोसाइट भयंकर पूछा जाता है साथियों, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। तो देखिए रुधिर अणुओं के बारे में हमने लगभग पूरा एक एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट अध्ययन करा है। तो सभी साथियों को ध्यान रखना है, ये चीजें आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, सारे क्वेश्चन बनने की गारंटी रहेगी साथियों। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए अब हम रुधिर का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और वो क्या थे, रुधिर अणु। रुधिर अणु तो कंप्लीट कर लिए, रुधिर अणु बोले तो भाई रुधिर कणिकाएं ये कंप्लीट कर ली थी। अब हमारा रह गया था प्लाज्मा, तो प्लाज्मा को पढ़ेंगे। प्लाज्मा के बाद रुधिर का थक्का पढ़ेंगे। रुधिर का थक्का के बाद एक हम आरएच कारक के बारे में देखेंगे और उसके बाद एक एरिथ्रोब्लास्टेसिस फिटेलिस ये एक बीमारी होती है, इसको देखेंगे। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, ये क्या है साथियों, अपनी प्लाज्मा है। ये क्या है, प्लाज्मा। अब देखिए प्लाज्मा आप देखोगे तो देखिए यहां से आप देखना शुरू करें, यहां से तो देखिए ये जो रेड रेड दिख रहे हैं ये तो आरबीसी है साथियों, आरबीसी है। ये व्हाइट दिख रहे हैं इनकी संख्या कम होती है। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। देखिए यहां से और आगे का तो आपको ये देखिए ये डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी। और बाकी देखिए आपको कुछ ध्यान रखना है, जैसे ये जो दिखाई दे रहे हैं ये इस तरीके से, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं इस तरीके से, ये क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स होती है साथियों, ये प्लेटलेट्स हो गई। अब बचा हुआ टोटल जो द्रव रूप में दिख रहा है आपको, बचा हुआ जो द्रव है, ये जो द्रव के फॉर्म में दिख रहा है, द्रव के फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्लाज्मा है साथियों। ये क्या है, प्लाज्मा है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये बातें आपको सभी को समझ में आ गई होंगी। तो देखिए प्लाज्मा में हम बात कर रहे हैं साथियों, प्लाज्मा। अब एक एक चीज यदि आपको वहां अच्छे से स्पष्ट दिख गई है तो अब हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा। एक मिनट, प्लाज्मा क्या है साथियों, तो देखिए रुधिर का 60% यानी 55 से 60% जो भाग है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर ही ये सब पाए जाते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे पाए जाते हैं। तो देखिए रुधिर का कितना भाग, रुधिर का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है।
ये बात आपको कल भी बता चुके थे हम, रुधिर का 55 से लेकर 60%। अब प्लाज्मा में 90% जल होता है, कल बता दिया था हमने। प्लाज्मा में आपको ध्यान रखना है 8% प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में 2% आपको ध्यान रखना है क्या होते हैं? लवण व खनिज। लवण व खनिज या खनिज लवण कह सकते हो एक साथ। तो लवण एवं खनिज होते हैं प्लाज्मा के अंदर। अच्छा देखिए, प्लाज्मा में जैसे आरबीसीज में एंटीजन पाए जाते हैं, इसी तरीके से प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो देखिए, आपको नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं मैं। तो देखिए, प्लाज्मा में एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी भी कहते हैं साथियों। तो देखिए, एंटीबॉडी पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रमशः से क्या कहते हैं साथियों? एंटीबॉडी और एंटीजन कल बता दिए थे, A, B। और एंटीजन आरबीसीज में पाए जाते हैं जिनको कैपिटल A कैपिटल B कह देते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो देखिए, प्लाज्मा के बारे में अन्य मुख्य बात करते हैं हम। तो देखिए, ये शरीर का ताप नियंत्रण करने में मुख्य रूप से उपयोगी है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद देखिए, जो प्लाज्मा है इसमें से यदि आप क्या निकाल दोगे, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। देखिए, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन देख लो। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन। तो देखिए, प्रोटीन की यहां पर हम चर्चा करते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले क्या देखेंगे हम? प्रोटीन। तो देखिए, एक तो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिनस भी लिखा रहता है, एल्ब्यूमिन भी। दूसरा ग्लोब्यूलिनस। कौन सा? देखिए, ग्लूबोलिनस, ये दूसरा प्रोटीन है। तीसरा जो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन। देखिए, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन। देखिए, सर्वाधिक ये पाया जाता है, सर्वाधिक, जिसका लगभग 60% होता है। ये प्लाज्मा में जितना प्रोटीन पाया जाता है उसमें से 60% कौन सा होता है? एल्ब्यूमिनस। दूसरे नंबर पर यह होता है, ये लगभग कितना रहता है साथियों? लगभग 36% के आसपास रहता है। और फाइब्रिनोजेन कितना रहता है? 4%। और रक्त का थक्का जमाने में जो प्रोटीन काम में आता है उसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन ही है, जो कहां पर पाया जाता है? प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो देखिए, यहां तक की चीजें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं। तो देखिए, रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये बात भी थोड़ा सा आप कॉमन ध्यान रख लेना। हीमेटोलॉजी किसे कहते हैं? रुधिर के अध्ययन को कहा जाता है। चलो मैं अलग से लिख देता हूं, ये कई बार बन जाता है सवाल। देखिए, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। ये सवाल कई बार नॉर्मल बना देते हैं, ये आपको ध्यान। तो देखिए, प्लाज्मा के बारे में हमने जो जो पॉइंट थे वो आपको बता दिए हैं साथियों। अब हम देखेंगे रुधिर का थक्का। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं हम, रुधिर का थक्का। ये आजकल साथियों देखिए ज्यादा पूछा जा रहा है, रुधिर का थक्का किस प्रकार से बनता है। तो देखिए, एक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है।
थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या मिलाया जाता है आपको ध्यान रखना है, इसमें ऐड किया जाता है रुधिर का थक्का। यदि हमें जमाना है तो हम क्या रखेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन रखेंगे, और थ्रोम्बोप्लास्टिन में हम क्या मिलाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। और इसमें कैल्शियम मिलाते हैं, मतलब मिलाने का नहीं, अपने आप ही शरीर में पाया जाता है, पर थोड़ा बताने के लिए ऐसा है। तो देखिए कैल्शियम, कैल्शियम, ऐसा करने से हमको प्राप्त होगा यहां पर क्या, थ्रोम्बिन प्राप्त होगा, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। देखिए पहला स्टेप, ये स्टेप क्या है साथियों, स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले शुरुआत होती है। देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस में प्रोथ्रोम्बिन प्लस में कैल्शियम क्या बनता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है आजकल। अब उसके बाद तो देखिए आपको क्या, जो वहां पर बना है उसको इधर ले आओ, यानी स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड जो वहां पर बना है, क्या बना है साथियों, थ्रोम्बिन बना है। तो देखिए थ्रोम्बिन में आप क्या मिला दोगे, फाइब्रिनोजेन, फाइब्री या फाइब्रो एक ही बात है, फाइब्रिनोजेन, नोजेन मिला दोगे तो फिब्रिन में बन जाएगा साथियों, फिब्रिन। अच्छा फिब्रिन के धागे बनते हैं, पर फिब्रिन ही लिख दो आप, फिब्रिन ही लिख के देता है, फिब्रिन के धागे बनते हैं। अब इस फिब्रिन में क्या मिलाओगे आप, जो ये फिब्रिन बना है यहां पर, इसमें क्या मिला दोगे, थर्ड स्टेप। देखिए तीसरा स्टेप ले रहे हैं हम, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या है, आपके पास जो यहां बनता जा रहा है, यानी फिब्रिन, फिब्रिन में क्या मिलाओगे साथियों, यहां पर प्लेटलेट्स मिला देंगे हम, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जैसे ही हम इसमें मिलाएंगे तो क्या बनेगा, रुधिर का थक्का। ये आपको स्टेप ध्यान रखने हैं तीनों, ये आपको तीनों स्टेप ध्यान रखने हैं। फिर से ध्यान देना, देखिए रुधिर का थक्का हमें जमाना है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन से कौन क्रिया करता है आपको ध्यान रखना है, प्रोथ्रोम्बिन, उसके साथ फिर कैल्शियम मिलता है तो बनता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन फिर किससे क्रिया करता है, आप सभी को ध्यान देना है, थ्रोम्बिन किससे करता है, फाइब्रिनोजेन से। फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है उससे क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है थ्रोम्बिन, तो क्या बनेगा, फिब्रिन। फिर फिब्रिन है जो प्लेटलेट्स के संपर्क में आकर रुधिर का थक्का बना देता है। तो ये सामान्यतः ये प्रक्रिया है जो 3 से 4 मैक्सिमम 5 मिनट में पूरी हो जाती है, यानी 4-5 मिनट में रुधिर का थक्का बन जाता है। लेकिन कई बार जब बीमारी होती है, जैसे शाही रोग के नाम से जाना जाता है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का जो रोगी होता है उसके रुधिर का थक्का नहीं जमता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा प्लाज्मा से एक पॉइंट और ध्यान रखना पड़ेगा साथियों आपको, प्लाज्मा से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है, यदि प्लाज्मा में से आप फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दोगे और अन्य प्रोटीन को आप अलग कर दोगे, प्लाज्मा से प्रोटीन को अलग कर देते हैं तो उसे कहते हैं सीरम। तो देखिए प्लाज्मा से नॉर्मली फाइब्रिनोजेन प्रोटीन लिखते हैं, बाकी मैं यहां पर प्रोटीन लिख रहा हूं, कोई सा भी प्रोटीन हो। प्लाज्मा से प्रोटीन को निकालने पर बचा द्रव क्या कहलाता है, सीरम। बचा हुआ द्रव क्या कहलाता है साथियों, सीरम कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, सीरम। ये आपको अच्छे से ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है साथियों। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे देखने वाले हैं आरएच कारक, यानी ये क्यों देख रहे हैं सर हम, ये इसलिए देख रहे हैं कि हमने ये बात तो आपको बता दी थी कि रुधिर समूह है जो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब पॉजिटिव नेगेटिव ये लोचा नहीं बताया था हमने आपको कि पॉजिटिव कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, ये बातें और देखने वाले हैं हम। तो देखिए
यहां पर हम क्या देखेंगे, RH कारक, RH कारक या RH फैक्टर भी कहते हैं साथ, RH फैक्टर कह दो या RH कारक कह दो, एक ही बात है। साथियों देखिए RH कारक की खोज सबसे पहले, RH कारक की खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने की थी। तो देखिए खोजकर्ता आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या याद रखना है, खोजकर्ता। तो देखिए खोजकर्ता कौन हो जाएगा यहां पर, खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर। कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर क्या होता है साथियों, खोजकर्ता, आपको ध्यान रखना। देखिए कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर, इन्होंने किसकी खोज की थी, RH कारक। ठीक है, RH कारक की खोज किसमें की गई थी, रीसस जाति का, रीसस प्रजाति के मकाक बंदर में, मकाक बंदर में RH कारक की क्या की थी खोज, बंदर में RH कारक की खोज की थी, कारक की खोज की थी, ये बात आपको ध्यान रखना। तो RH कारक की खोज कौन से बंदर में की थी, रीसस प्रजाति का मकाक बंदर, उसमें इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अब आपको यहां से और क्या ध्यान रखना है कि भाई दुनिया के 85% लोगों, 85% लोगों में क्या पाया जाता है, लोगों में RH कारक पाया जाता है, RH कारक पाया जाता है। और जिनमें RH कारक पाया जाता है ये एंटीजन ही है साथियों, ये एक अन्य एंटीजन है, जैसे A B इस तरीके से है ना, इसी तरीके से ये भी एंटीजन है। तो दुनिया के 85% लोगों में क्या पाया जाता है, RH कारक पाया जाता है। और जिनमें RH कारक पाया जाता है, जिनमें RH कारक पाया जाता है उनका रुधिर वर्ग क्या माना जाता है, पॉजिटिव। तो देखिए ये पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, जिनमें RH कारक पाया जाता है, पाया जाता है, उनका रुधिर वर्ग कैसा माना जाता है, रुधिर वर्ग पॉजिटिव माना जाता है। ये आपको ध्यान, पॉजिटिव माना जाता है। जैसे भाई A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, इस तरीके से फिर पॉजिटिव लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए दुनिया में 85% लोगों का जो रुधिर समूह है वो कैसा पाया जाता है साथियों, आप सभी को ध्यान देना है, वो पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान देना है। एक मिनट साथियों, तो देखिए नेक्स्ट 85% का रुधिर पॉजिटिव पाया जाता है, यानी उनमें RH कारक पाया जाता है। 15% में RH कारक नहीं पाया जाता है। अब देखिए जिनमें नहीं पाया जाता है RH कारक, यानी जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता है, RH कारक नहीं पाया जाता है, उनका रुधिर कैसा माना जाता है, उनका रुधिर समूह नेगेटिव माना जाता है, नेगेटिव। ठीक है, जैसे A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहां पर O नेगेटिव सर्वदाता है साथियों, सर्वदाता है। और जो आपका AB पॉजिटिव है, जो आपका कौन सा है, AB पॉजिटिव है, ये सर्वग्राही है, ये सर्वग्राही है। जब आपको नॉर्मल पूछा जाता है कि भाई कौन सा सर्वदाता है तो O कह देते हैं हम, लेकिन आपसे नॉर्मल पूछा जाता है कौन सा भाई पॉजिटिव मतलब सर्वग्राही है तो AB पॉजिटिव कह देते हैं।
ए बी कह देते हैं। लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव लग रहा हो तो ओ नेगेटिव सर्वदाता है और ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कई बार। फिर आपको सर्वदाता पूछा जाए तो ओ नेगेटिव करके आना है, ओ देने के बावजूद भी। जब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है तब ओ करके आना है। और जब आपसे सर्वग्राही पूछा जाए, सर्वग्राही, तो देखिए आपको करके आना है ए बी पॉजिटिव, ए बी होने के बावजूद भी, ठीक है। लेकिन जब प्लस माइनस नहीं होता है तब आपको ओ तो सर्वदाता और ए बी सर्वग्राही करके आना है, ठीक है। तो ये बातें आपको रुधिर से संबंधित और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आपकी जानकारियों को और सुदृढ़ करती हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट चर्चा क्या करेंगे, जैसे देखिए रुधिर दाब कितना रहता है, रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल कितना रहता है साथियों। तो देखिए ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं तो देखिए आपको ध्यान रखना है 120/80 Hg/mm यानी पारा मिलीमीटर, ठीक है। ये बातें वैसे मैक्सिमम आगे बात करेंगे जब हम रुधिर परिसंचरण की बात करेंगे। बाकी फिर भी रुधिर दाब आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है संकुचन, संकुचन की दृष्टि में 120 होता है और शिथिलन की दृष्टि में कितना होता है, 80 होता है। ये रुधिर दाब। रुधिर दाब किससे मापा जाता है साथियों, तो देखिए रुधिर दाब, रुधिर दाब मापने का यंत्र, मापने का यंत्र, ये आपको ध्यान रखना है स्फैग्मो, स्फैग्मो मैनोमीटर, मैनोमीटर ये रुधिर दाब मापने का क्या है, यंत्र है साथियों, ठीक है। ये बातें आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए एक बीमारी होती है साथियों एरिथ्रोब्लास्टेसिस फिटेलिस। तो देखिए एक बीमारी होती है, वो आपको समझा देते हैं। देखिए एरिथ्रोब्लास्टेसिस, ब्लास्टेसिस फिटेलिस, फिटेलिस, इस बीमारी की हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए ये किन में होती है साथियों, जब पिता तो क्या होता है, पिता होता है RH पॉजिटिव, माता रहती है क्या, ये फिक्स एक ही कंडीशन है आपको ध्यान रखना, RH नेगेटिव। तब क्या होता है, इस स्थिति में पहला बच्चा यानी जो पहली संतान है वो तो स्वस्थ हो जाती है, बाकी अन्य जो संतान होती हैं वो क्या 24 घंटे के बाद मृत्यु हो जाती है उनकी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस बीमारी में क्या होता है भाई, संतान की स्थिति गड़बड़ा जाती है। तो देखिए कैसे, संतान जो पहली होती है, पहली संतान पहली स्वस्थ होती है, स्वस्थ होती है, अन्य संतान क्या हो जाती है, मर जाती है, मर जाती हैं कितने घंटे बाद, 24 घंटे बाद मर जाती हैं, यानी 24 घंटे बाद, 24 घंटे तक तो वो भी जीवित रहती है, 24 घंटे बाद वो क्या मर जाती हैं। तो एरिथ्रोब्लास्टेसिस फिटेलिस ये बात भी हमने यहाँ पर देख ली है साथियों, ये पॉइंट भी यहाँ से हमने क्लियर कर लिया है। तो साथियों देखिए आपको सारी चीजें मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे इसी प्रकार की बेहतरीन और शानदार क्लासों के लिए आप जुड़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।